नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। अपनी लपेटन क्षमता को बढ़ाते रहिए। जितना ज़्यादा तेज़ी से लपेट सकते हैं लपेट लीजिए, लेकिन फिर भी आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि मोदी जी अब चुनाव के मोड में आ गए हैं। इतना लंबा है उनके पास फेंकने के लिए कि आप लपेट नहीं पाएंगे। आप शायद मशीन से शायद लपेट पाएँ। ऐसी बातें मैं कहता नहीं हूँ कभी मोदी जी के बारे में, लेकिन आप सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री अगर इतनी ऊंची फेंके तो आपको सहज ही ये शब्द निकल आते हैं। आज मैं पोस्टमार्टम करूंगा पिछले 2-4 दिनों में जो बड़े बड़े झूठ बोले हैं, उनमें से एक दो उठाकर, क्योंकि झूठ बोलना आसान है, लेकिन झूठ को झूठ साबित करने में मेहनत लगती है। पहले तो वो झूठ बोलो वाला एक मोदी जी का भाषण का टुकड़ा याद आ रहा है, मिल जाएगा तो लगा दूंगा। मैं अभी आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा दीजिए, वीडियो के नीचे है, और एक लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। मैं अभी आया। आज बड़ी जिनको लेकर आप देख रहे हो, अरे वाह, तीसरे नंबर की दुनिया की जो है इकोनॉमी बन जाएगी, ऐसे जो झूठ हैं, या जो प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम बनाया है वो उससे जुड़ी हुई बातें, बहुत सारी बातें करेंगे। मैं अभी आया। आजकल मोदी जी झूठ के ड्रोन उड़ा रहे हैं, और जब आप झूठ के ड्रोन उड़ाते हैं तो झूठ पकड़ा जाता है। एक भारत मंडपम, एक बड़ा सा ऑडिटोरियम बना हुआ है प्रगति मैदान में, उसका उद्घाटन करने के लिए मोदी जी गए थे। और जब मोदी जी किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं तो वो दुनिया में महानतम ना हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। मोदी जी इसका उद्घाटन एक ड्रोन उड़ा के करते हैं। एक आदमी आता है, उनको समझाता है ऐसे ड्रोन उड़ाना, और वो पकड़ के, जैसे वेटर ट्रे लेके खड़ा रहता है, पकड़ के खड़े रहते हैं और देखते रहते हैं ड्रोन कहाँ जा रहा है। और बाद में पता चलता है, अब वो कैमरामैन की तो खैर नहीं है जिसने वो जूम आउट किया, कि बगल में खड़ा होकर एक आदमी ड्रोन उड़ा रहा है और मोदी जी केवल ड्रोन उड़ाने की एक्टिंग कर रहे हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये वीडियो छोटा सा, ये पूरी की पूरी भारत सरकार की कार्यशैली को बताता है कि ये सब कुछ जो आपको दिखाते हैं फिल्म की तरह, वो होता नहीं है असल में, वो सिर्फ आपको दिखता है। और यही वशीकरण है जिसमें मुग्ध होकर आप, जैसे जादूगर तमाशा दिखाता है, उसी घड़े में से बार बार पानी निकाल देता है, तो ये उसी तरह की तमाशेबाजी है। तो ये जो ड्रोन के लिए जिस भारत मंडपम का कल ये उद्घाटन करने गए थे, कल मोदी जी ने बहुत बड़ी बात कही। भारत आज वो हासिल कर रहा है जो पहले अकल्पनीय था, कोई सोच भी नहीं सकता। भारत में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, उतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अब कल्पना नहीं कर सकता था, और फिर ये भारत मंडपम खड़े होके, अब हमारे देश में लोग अखबार, पता नहीं याददाश्त कितने लोगों की सही है, कितने की गड़बड़ है, लेकिन अब इतनी बड़ी कोई फेंकेगा तो आदमी भी सहज विश्वास कर लेता है। अगर कोई कल्पना नहीं कर सकता मोदी जी, तो 2006 में जिसका आप ड्रोन उड़ा के उद्घाटन कर रहे हैं, उस प्रगति मैदान के रीडेवलपमेंट पे 1260 करोड़ रुपए खर्च करके नया प्लान कौन लेकर आया था? 2006 में तो आप थे नहीं। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम होने थे। आप सबको इसलिए भी याद होगा वो दौर कि अप्पू घर होता था प्रगति मैदान के कैंपस में, उसको हटा दिया गया था, और इसलिए हटा दिया गया था कि उस जगह को, पूरे प्रगति मैदान को रीडेवलप करना था। इसके अलावा वहाँ से ITPO, जो प्रगति मैदान का संचालन करने वाली संस्था है, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत सरकार का अपना एक स्वायत्तशासी संस्था है, उसने उसको इसका रीडेवलपमेंट करना था। 1260 करोड़ रुपए उसको खर्च करने थे। ये 2006 में आ गया था। उसके बाद से लगातार काम कर रहा है। अब इसमें कुतर्क जो है हर वक्त होता है कि भैया उन्होंने क्यों नहीं कर लिया, इन्होंने तो स्पीड ला दी, ये कर दिया। इसका कोई मतलब नहीं। तो सरकारी काम अपनी रफ्तार से चलते रहते हैं। जिस दिन पूरा हो जाता है उस दिन हो जाता है। अब उसको आप अगर ये कहें, कोई ऐसा हो सकता है कि रातों रात कोई फाइल किसी की पास कर दे। एक प्रोसेस है चीज़ का, एक जांचने का प्रोसेस है, प्रोजेक्ट को जांचने का प्रोसेस है, वो पूरा होता है। और जहां प्रोसेस को जल्दी करवाया जाता है वहीं पे घोटाला निकल आता है।
तो साहब ये जो मंडपम है जो इतिहास में पहली बार हुआ है, ये प्रगति मैदान में 1260 करोड़ रुपए का प्लान था जिसको आईटीपीओ को डेवलप करना था और आईटीपीओ ने इसको डेवलप किया, आईटीपीओ ने बनाया है। और आईटीपीओ आज से नहीं है, आईटीपीओ आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी के ज़माने से है, शायद 64 से, अगर मुझे ठीक याद है तो 64 या 72 दोनों में से एक है। तो इंदिरा गांधी जो है उन्होंने आईटीपीओ शुरू किया था, उस वहीं पे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता आ रहा है तब से। उसके अंदर पहले भारत और दुनिया इतनी खुली हुई नहीं थी तो विदेशी उत्पाद बहुत मिलते थे, बड़ी संख्या में लोग जाते थे, अभी भी जाते हैं, बुक फेयर वहीं लगता है। और उस प्रगति मैदान को इसलिए दोबारा बनाया गया, ये भी हकीकत सुन लीजिए कि प्रगति मैदान की जगह इन नेताओं की आंखों में बहुत अखर रही थी तो उसके अंदर से कुछ छीन लेना चाहते थे। तो प्रगति मैदान का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया गया और उसके अंदर अब सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग बनाई गई है, अंदर से अंडरग्राउंड सुप्रीम कोर्ट से उसको जोड़ा गया है। और ये भी है शायद चैम्बर वगैरह भी कुछ बन रहा है, पूरा प्लान मुझे याद नहीं क्योंकि हमको अभी फोकस करना है भारत मंडपम पे। तो सीधी सी बात ये है कि जो अभूतपूर्व उपलब्धि है और कोई सोच भी नहीं सकता था, ये सोच किसी की थी, आपकी नहीं थी, पहली चीज। अब ड्रोन उड़ाने से पहले एक और बड़ी बात कही मोदी जी ने, और वो बात और भी जबरदस्त थी, और वो थी कि मुझे तीसरा टर्म दे दीजिए और दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी भारत, इसको कोई नहीं रोक सकता है, मोदी जी ने कल बोला। उसके बाद से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब के जो अधिकारी हैं वो अपनी नौकरियां बचाने में लग गए और एक इको रैप करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की संस्था है, उसने एक रिपोर्ट बना के जारी भी कर दी कि मोदी जी जब फेंक देते हैं तो उसको समेटने में बहुत सारे लोग लग जाते हैं, सिस्टम के लोग। अभी मैं उस पर भी आऊँगा जो सेमीकंडक्टर वाला उन्होंने बयान दिया है। तो इको रैप जो है रिपोर्ट लेके आ गया। अब उस रिपोर्ट के आधार पर हेडलाइन लग रही हैं सब जगह, 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और इको रैप ने मोदी जी की इस बात का समर्थन किया है, उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं। इको रैप ने कहा है कि बन जाएगी, और उसके साथ साथ इको रैप ने यह भी कहा कि वो बन जाएगी, साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि जो महाराष्ट्र की जीडीपी वियतनाम से ज़्यादा हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की नॉर्वे से ज़्यादा हो जाएगी, तमिलनाडु की चिली से ज़्यादा हो जाएगी, कर्नाटक की कोलंबिया से ज़्यादा हो जाएगी, गुजरात की कोलंबिया से ज़्यादा हो जाएगी, गुजरात की भी कोलंबिया से ज़्यादा हो जाएगी, राजस्थान की कतर से ज़्यादा हो जाएगी, मध्य प्रदेश की अल्जीरिया से ज़्यादा हो जाएगी, दिल्ली की हंगरी से ज़्यादा हो जाएगी, हरियाणा की कुवैत से ज़्यादा हो जाएगी, और पंजाब की स्लोवाक रिपब्लिक से ज़्यादा हो जाएगी। ये आंकड़ा आ गया। अब आपको लगेगा व्हाट्सएप ग्रुप में लोग लहा लोट हैं, वाह क्या बात है। और हेडलाइन में यही बताया गया है कि 2027 तक भारत का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना संभव है और भारत झंडे गाड़ने वाला है। लेकिन इसकी एक शर्त है जो इको रैप में भी एसबीआई ने भी अपनी नाक बचाने के लिए नीचे रख दी है, और उस शर्त को सब लोग छिपा ले रहे हैं। ये ठीक वैसा है कि तुम 3 साल में अपना घर बना लोगे, ये संभव है, तुम बना लोगे, तुम्हारा घर इससे भी बड़ा होगा, उससे भी बड़ा होगा, फलां से भी बड़ा होगा, बशर्ते तुम अपना घर बनाने के लिए महीने की 5 लाख EMI दे सको। अभी तुम्हारी आमदनी उतनी नहीं है। इसी तरह से इको रैप की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि इसकी प्राथमिक शर्त क्या है। इसकी प्राथमिक शर्त यह है कि जीडीपी 8.4 की दर से बढ़नी चाहिए। यानी आज यह है 100, तो अगले साल 108.4 हो जाना चाहिए, उसके अगले साल 116.4 हो जाना चाहिए आज के मुकाबले। मतलब हर साल 8.4 की रफ्तार से जीडीपी बढ़नी चाहिए, तो हम 2027 तक तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन अगर इसकी हकीकत अगर आप जानने चलें तो आपको लगेगा कि आपका कितना, अब जब से मोदी जी ने वो इशारा कर दिया है उसके बाद से लगता है कोई भी शब्द अभद्र है ही नहीं। तो आपका जिस तरह से काटा जा रहा है ये समझ लीजिए कि उसमें आप अगर इस पूरी वृद्धि दर पे जाएं तो 8.4 की आप बात कर रहे हैं। आप अपना रिकॉर्ड देखिए, मैं आपके सामने एक ग्राफ लगा रहा हूं।
इस ग्राफ में 2020 में -8.3 था। मानते देखिए 2018 से ही जीडीपी लड़खड़ाई हुई है, तब है 6.45। अगर जीडीपी को आप महंगाई दर के अनुपात में देखें तो ये और कम निकलेगी। जो अर्थशास्त्र के जानकार हैं वो जानते हैं कि जीडीपी अगर महंगाई नहीं बढ़ रही है तो उसका मतलब कुछ और होता है, और महंगाई बढ़ रही है तो उसका मतलब कुछ और होता है। महंगाई बढ़ती है तो जीडीपी की रफ्तार बढ़ जाती है। तो आप देखें तो इन पूरे सालों में 2018 से लेकर और 2028 तक के प्रोजेक्शन में, ये स्टैटिस्टिका का डाटा है, इंटरनेशनल संस्था है, भारत की जीडीपी कहीं पे भी 6-6.5 से ऊपर नहीं जा रही है। 9.5 केवल 2021 में गई थी। अब 9.5 2021 में इसलिए जीडीपी गई थी क्योंकि उसके पहले के साल में -5.83 थी। तो -5.83 से जब वो ऊपर नॉर्मल सी पे जाएगी तो 4 ही हुई ना, जिसको आप 9 मान रहे हो, क्योंकि जीडीपी की गणना एक साल पहले का जो उत्पादन पूरे देश में हुआ, सकल घरेलू उत्पाद, और उसके बाद में अगले साल जो उत्पाद हुआ उसमें जो बदलाव आया है, मान लो पहले साल 100 रुपए का आपके देश में कुल मिला के उत्पादन हुआ था, इस साल 104 रुपए का हुआ है, तो आपकी जीडीपी ग्रोथ हो गई 4%। तो जो आपकी -83% जीडीपी रेट थी उसके मुकाबले अगले साल 9.05% हुई। तो जब पिछला रेफरेंस ईयर ही नीचे था तो आपकी जीडीपी का तो सत्यानाश था ही। तो वो 9.05 दिख रही है, लेकिन वो है नहीं, वो 4 ही है। उसके अगले साल आ जाइए 6.83, इसके अलावा 23 पे आ जाइए 5.89। तो अगर ये सारा का सारा चलते जाएं आप, तो आगे का कोई भी प्रोजेक्शन 8.4 तो छोड़िए 6% के आसपास दिखा रहा है। तो अगर आपको तीसरे नंबर की इकोनॉमी बननी है तो आपकी जीडीपी की ग्रोथ की रफ्तार 8.4 होनी चाहिए। ये ठीक वैसे ही हो गया कि लड़का कमाता है 50,000 और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खरीद सकता है, बशर्ते ये 50,000 की कमाई वाला लड़का 5 लाख की ईएमआई भर सके, और 5 लाख की ईएमआई भरेगा तो ये बना लेगा मकान। लेकिन भाई उसकी तनख्वाह तो देखो, भारत की आर्थिक दशा तो देखो, भारत की आर्थिक रफ्तार तो देखो। आपका जीडीपी का प्रोजेक्शन जो खुद आरबीआई दिखाता है, कई संस्था अलग अलग देती हैं, वो सब धड़ाम से गिर जाता है हर साल। आपकी ग्रोथ की रफ्तार रही नहीं गई है। इसमें भी कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये 6 जो दिखती है ये भी कायदे से 6 नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जब सरकार में आए थे, आप कमाल देखिए दुनिया का, तो रेफरेंस ईयर चेंज कर दिया था। तो जब रेफरेंस ईयर चेंज किया तो पूरा ही मामला गड़बड़ा गया था। हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन ये बता दें मोदी जी कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि 2027 तक आप तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, लेकिन वो कौन सा रोड मैप है जिसके आधार पर आप 8.4 की रफ्तार से देश को ग्रोथ दे पाओगे? ना कोई रोड मैप है, ना कोई ऐसी प्लानिंग है, ना कोई उम्मीद है। दुनिया के अगर 10,000 अर्थशास्त्रियों के पास आप चले जाओ और उन सब से बोलो कि भारत का जीडीपी का अनुमान क्या है, तो 10,000 में से एक भी नहीं कहेगा कि 8.4% आ सकता है इंडिया का। संभव ही नहीं है। अब क्या हुआ? वो फेंक के चले गए। क्या हुआ? उनके समर्थक, प्रशंसक, भक्त, जो भी आप कहते हैं, वो उन्होंने उठा लिया। अब उसको बार बार गा रहे हैं और ये हकीकत कहीं दब गई है। और ये हकीकत आपके सामने लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे पूरी इकोरैप की रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उस रिपोर्ट को आधा काट के आपके सामने पेश किया है, आधा छिपा गए हैं। जो शर्त है 8.4% की ग्रोथ रेट की, उस शर्त को पूरे मीडिया ने सिरे से गायब कर दिया है। तीसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, सेमीकंडक्टर वाला। मैंने वीडियो बनाया था सेमीकंडक्टर पे भी कुछ ही दिन पहले, जब वेदांता को छोड़कर भाग गया था उसका पार्टनर फॉक्सकॉन, जो पहला हिंदुस्तान का सेमीकंडक्टर प्लान लगने वाला था। उस सारे इन्वेस्टमेंट प्लान धरे के धरे रह गए। उसके बाद मोदी जी ने जैसे ही कह दिया कि सेमीकंडक्टर पे हमारा बड़ा सपना है, तो पूरे पेज का अखबारों में विज्ञापन छप गया। एक तो शर्म की बात यह है कि भाई सरकारी खर्चे से विज्ञापन छप रहा है, उस विज्ञापन में पिछली सरकार ने क्या किया
और अब की सरकार ने क्या किया है, जैसी तुलनाएं, वो सही है गलत है वो अलग बात है, वैसी तुलनाएं होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरकार के खर्चे से हो रहा है और सरकार एक ही होती है। आज भी वही सरकार थी, पहले भी वही सरकार थी। उस सरकार को चलाने के लिए पार्टी बदल गई है, आगे बढ़ रही है। ये आप अपनी बीजेपी पार्टी के विज्ञापन में दे दो या किसी में दे दो, अगर कोई समझदार आदमी हो तो इनके ऊपर फाइन करके इनको कहे कि बीजेपी के खजाने से पेमेंट करिए इसका। तो विज्ञापन छपाया, उसमें सेमीकंडक्टर के लिए ये किया वो किया, तमाम सारी बातें की जा रही हैं। उसके बाद भारत के बड़े बड़े अखबारों में एक ही साथ फुल पेज के सेमीकंडक्टर पे फीचर आ रहे हैं। भाई फुल पेज का अखबार दोगे तो थोड़ा अखबार भी आपको मदद करता है, उसमें बड़े बड़े समझदार लोगों के लेख छप रहे हैं। ऐसा हो जाएगा जी सेमीकंडक्टर में, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसमें मोदी जी लिखते हैं कि 1960 में नौकरशाही की निष्क्रियता से कंपनियों को हतोत्साहित किया गया, यानी नेहरू को लपेट लो। अब इसका कोई नौकरशाही ने कंपनी को हतोत्साहित किया, इसके कोई सबूत मांगेगा ना ये देंगे, लेकिन ये विज्ञापन सरकार का है। लेकिन सरकार 1960 में अपनी बुराई कर रही है। 70 में स्वदेशी कंपनियों को सहयोग नहीं मिला और विदेशी कंपनियों की बहुलता का सामना करना चाहती थी सरकार। संसद 70 में तो बाजार हिंदुस्तान का ओपन ही नहीं था। इंदिरा गांधी देश में विदेशी कंपनियों को आने ही नहीं देना चाहती थी। मन से कुछ भी लिख दो। इस देश में 84 तक 80% उत्पाद देसी बनते थे, चाहे आप रेडियो, ट्रांजिस्टर, सब कुछ लोकल बनता था। विदेशी कंपनियां भी भारत में प्रोडक्शन करती थी। बाटा हो तो भारत में जूते बनाएगा, सब कुछ भारत में होता था। आज की तरह नहीं है कि 20% रह गया, बाकी सब चीन से आ रहा है, और ये सरकार लिख रही है। इसके अलावा 80 में भारत का आग लग गई। अब वो रहस्यमयी आग थी, ये सरकार कह रही है, तो जांच कराओ ना भाई, रहस्यमयी थी तो तुम अब सरकार में हो। उसके कारण VLSI का सेंटर बंद हो गया और 90 में स्पष्ट नीति की कमी के कारण विकास में बाधा आई सरकारी विज्ञापन में। खैर, इस नादानी को चुनावी मोड में, ये मत भूलिएगा, चुनावी मोड मतलब फेंका फाकी। अब इस पूरी नादानी को अगर आप एक तरफ रख भी दें तो ये कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करने के लिए 76,000 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मैंने सेमीकंडक्टर वाला वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को क्यों लाया जा रहा है। लाया नहीं जा रहा है, वो भेजी जा रही है। भेजी क्यों जा रही है? क्योंकि अमेरिका की समस्या है। अमेरिका चीन पर निर्भर है, चीन के सप्लाई लाइन के इश्यूज़ हैं, इसलिए वो सप्लाई लाइन के अल्टरनेटिव चाहते हैं। मतलब ये है कि आपका अगर किसी एक दुकान से लगातार महीने का सामान आता है और अगर दुकानदार बीच बीच में नखरे करने लगे आपको सामान भेजने में या कुछ परेशान करने लगे, कभी कोरोना का बहाना लेके चीन ने अपना मार्केट बंद कर दिया था और अमेरिका को कुछ नहीं मिल रहा था, और उसने जो हरकतें की उसके बाद से पूरी कार इंडस्ट्री दुनिया हिल गई थी, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे दूसरी दुकान भी बांध लो। अब दूसरी दुकान है ही नहीं, तो अमेरिका कह रहा है चल भाई मुंडू, आप अपने नौकर को कहेंगे चल भाई तू पीछे दुकान खोल ले, ठीक है जा। तो अमेरिका चीन से बाहर कुछ देशों में चाहता है कि ये सेमीकंडक्टर बन जाए, उन सरकारों को बोल रहा है। अब वो सरकारें अमेरिका को खुश करने के लिए ये 76,000 करोड़ रुपए, ये इस देश में 76,000 करोड़ में आज एक वायरल वीडियो दिखा रहा हूँ, कॉपीराइट का उल्लंघन है, क्षमा चाहता हूँ, मैं इसकी स्ट्राइक मंजूर कर लूँगा, लेकिन फिर भी दिखा रहा हूँ। वो रोता हुआ आदमी आज़ादपुर मंडी में जो टमाटर बेचने वाला है, उसको मैं दोबारा नहीं देख पाया। बहुत महंगा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। हमारी गुजर नहीं हो रही। कितना किराया? 4,000। और कमाई? कमाई का तो 100 रुपये का भी हिल्ला नहीं। 100 रुपये भी, 100-200 रुपये भी टाइट पड़ रहा है अभी फिलहाल। आज इस देश के पैसे की ज़रूरत उसको है। ये 76,000 रुपये जो है आप वित्तीय प्रोत्साहन दे रहे हो, अमेरिका को खुश करने के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बना रहे हो, क्योंकि अमेरिका ताइवान से युद्ध कराना चाहता है। तो अमेरिका चाहता है कि अब चीन पे तो निर्भर रहे ही ना, ताइवान में भी गड़बड़ हो जाए तो सेमीकंडक्टर के लिए तीसरी जगह होनी चाहिए, और वो जगह है भारत।
भारत को प्रोत्साहित कर रहा है। भारत का पर्यावरण पे, इस पे, उस पे जो असर पड़ता है वो उसकी चिंता नहीं है। तो 76,000 करोड़ रुपए देंगे। इसके अलावा जो लाखों करोड़ तक के प्रोजेक्ट हैं, कुल मिला के 110 अमेरिकी डॉलर ये सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट होगा भारत में। हालांकि ये अखबार में छापने के लिए कुछ भी छाप दीजिए, जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, जितना ज़्यादा अडानीवाद है, ये है वो है, पक्षपात है, सीधे सरकार के शीर्ष स्तर पे उद्योगपतियों के बीच में भेदभाव होता है, एक को दबाव डाल के उसका हवाई अड्डा दूसरे को बिकवाया जाता है। इसमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई करता नहीं है, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। खैर, अब जो है आप ये कह रहे हो कि हम 110 अमेरिकी डॉलर तक जा सकता है भारत में इन्वेस्टमेंट, और 60 से 70,000 करोड़ रुपए जीडीपी का उसमें योगदान होगा। और इस सब में सरकार लिख रही है विज्ञापन में कि वो 50% तक वित्तीय सहायता देगी। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो लोगों को, महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिल जाए तो उसको रेवड़ी कहकर गाना गाते हैं। और ये सरकार 50% उन लाखों हजारों करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगाने वालों को इसलिए देगी क्योंकि अमेरिका को सेमीकंडक्टर की ज़रूरत है। वो कह रहा है मोदी जी सेमीकंडक्टर बनवा लो यार, ये चीन वाले का भरोसा नहीं, कब बंद कर दे। तो अभी जब गए थे मोदी जी तो ये घोषित एजेंडा में था कि उनको सप्लाई लाइन के अल्टरनेटिव चाहिए चाइना के ज़रिए। और सेमीकंडक्टर अमेरिका की ऐसी कमज़ोरी है कि उसको सेमीकंडक्टर चाहिए, और चीन पे उसकी निर्भरता है क्योंकि और थोड़ा ताइवान बनाता है। तो ये पूरा सीन समझिए, और उसको इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है जिसे विश्व की महानतम काम कर लिया। भूखे मर रहे हैं लोग, रोजगार नहीं है, गरीब आदमी को गरीब कर करके इतना मार दिया। इनकम टैक्स, मिडिल क्लास का हाल ये है कि इनकम टैक्स के रिटर्न, ज़ीरो रिटर्न बढ़ गए हैं। मिडिल क्लास रिटर्न तो भर रहा है लेकिन उसके पास कमाई नहीं है। वो रिटर्न इसलिए भर रहा है कि वो जो उसका कट गया था टीडीएस, उसको रिफंड ले सके। अब आप समझ गए होंगे कि ये चुनाव का समय है, और चुनाव के समय में भांति भांति की फेंका फांकी होगी, तरह तरह के झूठ बोले जाएंगे। और दुर्भाग्य ये है कि जो सबसे गंभीर चेहरा होना चाहिए उसके मुंह से झूठ बुलवा कर प्रचार इस देश में किया जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और जल्दी पहुंचा लें क्योंकि वीडियो बचेगा नहीं। नमस्कार, जय हिंद।